नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा कह सकते हैं उलझे हुए सवाल पर बात कर रहे हैं। हाँ, सवाल ये है कि क्या कोई नातिन मतलब ग्रैंड डॉटर अपने नाना नानी की प्रॉपर्टी में हिस्सा क्लेम कर सकती है? वो भी तब जब उसकी माँ, जो कि कानूनन सीधी वारिस हैं, जीवित हैं। ये सवाल है जो कई परिवारों में उठता है या शायद उठ सकता है। हाँ, ये स्थिति वाकई थोड़ी पेचीदा, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। और आज हमारे पास एक असल अदालती मामले के दस्तावेज हैं जो बिल्कुल इसी मुद्दे से जुड़े हैं। अच्छा। जी हाँ, एक नातिन थी जिन्होंने अपनी जीवित माँ के होते हुए नाना नानी की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर दिया। हाँ। तो आज हम इसी मामले की गहराई में उतरेंगे, हम्म। समझने की कोशिश करेंगे कि अदालत ने आखिर क्या फैसला दिया और उस फैसले के पीछे वजहें क्या थीं, तर्क क्या थे। सही कहा। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस कानूनी मामले की तह तक जाएं। देखें कि हिंदू उत्तराधिकार कानून क्या कहता है इस बारे में, कोर्ट ने इस जटिल पारिवारिक स्थिति में क्या तर्क दिए, और सबसे अहम बात कि नातिन का दावा आखिर खारिज क्यों हो गया। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पारिवारिक संपत्ति के मामले अक्सर सिर्फ कानून के नहीं होते, उसमें भावनाएं, रिश्ते, बहुत कुछ जुड़ा होता है। हाँ, वो तो है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस मामले में परत दर परत क्या हुआ। जरूर। तो कहानी शुरू होती है एक परिवार से। एक नातिन है जो इस केस में वादी है, यानी जिन्होंने मुकदमा किया। ठीक है। वो अपने नाना नानी की संपत्ति में हिस्सा चाहती थी। अब उनके नाना, जिनका नाम था नामदेव, उनके 8 बच्चे थे। 8 बच्चे। हाँ, 4 बेटे और 4 बेटियां। और ये जो नातिन है, इनकी माँ प्रभावती, वो उन 4 बेटियों में से एक थी। समझ गया। तो नाना नानी यानी नामदेव और उनकी पत्नी वो अब नहीं है। जी, वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। और उनकी जो संपत्ति थी उस पे किसका नियंत्रण था, किसका कब्जा था? संपत्ति पर नातिन के मामाओं का, यानी नामदेव के जो 4 बेटे थे, उनका कब्जा और नियंत्रण था। और यहीं से आप समझ लीजिए सारा विवाद खड़ा हुआ। अच्छा, तो नातिन का आरोप क्या था? मतलब मामाओं पर क्या इल्जाम लगाया उन्होंने? नातिन का ये कहना था कि उसके मामा लोग जो हैं, वो उसकी माँ प्रभावती को संपत्ति में उनका जो लीगल हिस्सा बनता है, 8 बच्चे थे तो उस हिसाब से 18 हुआ, हाँ, 18। वो हिस्सा नहीं दे रहे थे। और सिर्फ हिस्सा ही नहीं, उनका ये भी आरोप था कि जमीन से जो खेती वगैरह की आमदनी हो रही थी, उसमें से भी माँ को कुछ नहीं मिल रहा था। तो स्थिति ये थी कि माँ जीवित हैं, कानूनन उनका हिस्सा बनता है, पर बेटी को लग रहा था कि माँ को उनका हक नहीं दिया जा रहा। तो इसी वजह से नातिन कोर्ट पहुंच गई। हाँ बिल्कुल, इसी पृष्ठभूमि में नातिन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। और उनकी मांगे क्या थी कोर्ट से, क्या चाहती थी वो? उनकी मांगे काफी साफ थीं। पहली तो ये कि अदालत उन्हें, यानी नातिन को, उस जमीन का मालिक और कब्जाधारी घोषित करे। 1 मिनट, नातिन को, माँ को नहीं? जी हाँ, नातिन को। और दूसरी मांग ये थी कि उसकी माँ का जो 18 हिस्सा बनता है, उसमें से आधा हिस्सा उसे, यानी नातिन को दिया जाए। अरे, ये तो बड़ा अजीब है। वो माँ के लिए नहीं लड़ रही थी, वो माँ के हिस्से में से अपने लिए आधा हिस्सा मांग रही हैं। जी हाँ, यही इस मामले का सबसे, कह सकते हैं, असामान्य पहलू था। माँ जीवित है और बेटी उनके हिस्से में से अपना हिस्सा मांग रही है। अच्छा, और क्या मांगा था? इसके अलावा उन्होंने 2021 की गुड़ी पड़वा से फाइनेंशियल बेनिफिट्स, मतलब आर्थिक लाभ की भी मांग की। और ये भी चाहा कि कलेक्टर के जरिए जमीन पर कब्जा दिलाया जाए। हम्म। और एक और जरूरी मांग थी स्थायी निषेधाज्ञा की, मतलब एक परमानेंट इंजंक्शन कि मामा लोग केस चलने के दौरान जमीन बेच ना सके या किसी और को ट्रांसफर ना कर सके। समझ गया। तो ये सारी मांगे नातिन की तरफ से थीं, जबकि संपत्ति की पहली कानूनी हकदार उनकी माँ जिंदा थीं। अब ये जानना जरूरी है कि मामाओं ने, जो प्रतिवादी थे, उन्होंने इस मुकदमे का जवाब कैसे दिया, उनका क्या कहना था? हाँ, तो मामाओं ने क्या किया, उन्होंने अदालत में एक अर्जी दाखिल की। ये सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत होती है। ये क्या होता है आदेश 7 नियम 11? ये बेसिकली एक कानूनी तरीका है जिससे प्रतिवादी, यानी जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ है, वो अदालत से कह सकते हैं कि ये मुकदमा शुरू में ही खारिज कर दिया जाए। क्यों, किस आधार पर? इस आधार पर कि मुकदमे में कोई कानूनी दम नहीं है या वो चलाने लायक ही नहीं है, कोई मेरिट नहीं है उसमें। अच्छा, तो मामाओं ने यही अर्जी दी, और उनका मुख्य तर्क क्या था इस मुकदमे को खारिज करवाने के लिए? उनका सबसे बड़ा और बुनियादी तर्क ये था कि भाई नातिन को तो ये मुकदमा दायर करने का कानूनी अधिकार ही नहीं है, जिसे लीगल लैंग्वेज में कहते हैं लोकस स्टैंडी ना होना। लोकस स्टैंडी, ये थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। लोकस स्टैंडी का मतलब है
मुकदमा करने का हक या अधिकार। मतलब क्या आपको उस मामले में कोर्ट जाने का अधिकार है भी या नहीं? जैसे मान लीजिए आपके पड़ोसी की छत टपक रही है, तो क्या आप नगर पालिका में जाकर मुकदमा कर सकते हैं कि पड़ोसी की छत ठीक कराओ? नहीं। पहला हक शिकायत करने का या मुकदमा करने का आपके पड़ोसी का है, क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी है। सही बात है। हाँ, अगर उसकी छत टपकने से आपको कोई सीधा नुकसान हो रहा है तब शायद आप जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी पर हक तो उसी का है। इसी तरह इस मामले में मामाओं का कहना था कि नाना नानी की संपत्ति पर पहला कानूनी अधिकार किसका है? उनकी बेटी यानी नातिन की माँ प्रभावती का। हाँ, सीधी वारिस तो वही हुई। बिल्कुल। तो क्योंकि वो जीवित थी, मामाओं ने कहा कि नातिन सीधे तौर पर संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर ही नहीं सकती, उसका लोकस स्टैंडी बनता ही नहीं है। अच्छा, ये तो हुई लोकस स्टैंडी की बात। और क्या दलीलें थी मामाओं की? उन्होंने इस बात पर भी बहुत जोर दिया, और ये काफी अहम पॉइंट था, कि माँ यानी प्रभावती ने खुद तो संपत्ति के बंटवारे के लिए कोई दावा किया ही नहीं था। मतलब माँ ने खुद कोई केस फाइल नहीं किया? ना तो कोई केस फाइल किया था, ना ही कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी कि भाई मेरे भाई मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहे हैं। वो बिल्कुल चुप थी इस मामले में, कम से कम कानूनी तौर पर। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इसका क्या मतलब निकाला मामाओं ने कोर्ट में? मामाओं ने ये तर्क दिया कि देखिए, माँ खुद कुछ नहीं कह रही हैं। उनकी चुप्पी या निष्क्रियता से तो यही लगता है कि शायद उन्हें अपने भाइयों के पास संपत्ति रहने से कोई आपत्ति नहीं है, या कम से कम उन्होंने कानूनी तौर पर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और अगर माँ को ही कोई शिकायत नहीं, तो फिर नातिन किस आधार पर मुकदमा कर रही है? मतलब नातिन के पास मुकदमा दायर करने का कोई ठोस वाद कारण ही नहीं है। वाद कारण यानी कि मुकदमा करने की कोई जायज वजह किस तरह की थी? मतलब वो नाना नानी की अपनी कमाई से खरीदी हुई थी, सेल्फ एक्वायर्ड, या पुरखों से मिली पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी? हाँ, इस बात का जिक्र भी हुआ था। मामाओं ने शायद ये पॉइंट भी उठाया होगा। वैसे मैं बता दूं कि इस केस में कोर्ट का जो फाइनल फैसला आया वो इस बात पर नहीं टिका, क्योंकि माँ का जीवित होना ही सबसे बड़ा फैक्टर था। अच्छा। लेकिन हाँ, ये समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों तरह की संपत्ति के नियम थोड़े अलग होते हैं। अगर संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड होती, मतलब नाना नानी ने खुद खरीदी होती, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के हिसाब से उनकी मृत्यु के बाद पहला हक उनके बच्चों का होता, बेटे और बेटियों का। ठीक है। नाती नातिन का नंबर तभी आता जब उनकी माँ या पिता यानी नाना नानी के बच्चे पहले ही गुजर चुके होते, क्योंकि यहाँ माँ जीवित थी तो नातिन का वैसे भी हक नहीं बनता था। और अगर संपत्ति पैतृक होती, एंसेस्ट्रल? अगर पैतृक होती तो 2005 में जो कानून बदला, उसके बाद बेटी का भी बेटे के बराबर जन्म से अधिकार होता है, तो माँ प्रभावती का अधिकार तो बनता। हाँ, अधिकार तो बनता। लेकिन यहाँ भी पेंच वही है, माँ के जीवित रहते हुए नातिन का सीधा दावा फिर भी नहीं बनता। वो अपनी माँ के बाद ही माँ के हिस्से पर दावा कर सकती थी, अगर माँ अपना हक लेती तो। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1) भी यही कहती है, किसी हिंदू महिला की संपत्ति की जब बात आती है तो पहले वारिस कौन होते हैं? उसकी संतान, बेटे बेटियां और पति। नाती नातिन का नंबर तो बहुत बाद में आता है, वो भी तब जब उनकी माँ या पिता जीवित न हो। तो मतलब चाहे संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड हो या एंसेस्ट्रल, मामाओं का तर्क घूम फिरकर वहीं आ रहा था कि माँ जीवित हैं, इसलिए नातिन का कोई सीधा कानूनी हक नहीं बनता। बिल्कुल सही। उनका सीधा कहना था कि ये मुकदमा कानून की नज़र में टिकने लायक ही नहीं है, इसे खारिज किया जाए। तो कुल मिला के मामाओं का पक्ष एकदम साफ था। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। कोर्ट ने इन सब दलीलों को कैसे देखा? अदालत का क्या विश्लेषण था और उन्होंने आखिर क्या फैसला सुनाया? देखिए, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके आधार पर अपना फैसला दिया। कोर्ट ने सबसे पहले तो ये बात मानी कि हाँ, कानून के मुताबिक बेटी यानी प्रभावती को अपने पिता नामदेव की संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार प्राप्त था। 2005 का जो संशोधन हुआ था धारा 6 में, उसके बाद तो ये स्थिति बिल्कुल साफ है। मतलब एक 18 हिस्सा उनका बनता था। हाँ, इस मामले में उनका हिस्सा 1/8 बनता था। कोर्ट ने ये माना। तो अगर कोर्ट ने माना कि माँ का हक है, फिर भी नातिन का दावा खारिज क्यों किया? क्योंकि अदालत ने जो सबसे निर्णायक बात कही, जो सबसे क्रूशल पॉइंट था, वो ये था कि नातिन अपनी माँ के जीवित रहते हुए नाना नानी की संपत्ति के बंटवारे का दावा नहीं कर सकती।
ये कानून का एक सेटल्ड प्रिंसिपल है, एक स्थापित सिद्धांत है। अच्छा, इसके पीछे कोर्ट ने क्या कारण दिए, क्या तर्क थे कोर्ट के? कोर्ट के तर्क बहुत ही स्पष्ट और लॉजिकल थे, मैं बताती हूँ। पहला, उन्होंने कहा प्राथमिक अधिकार। संपत्ति पर दावे का पहला और सीधा अधिकार किसका है? माँ का, प्रभावती का। क्योंकि कानूनी हक उनका है, इसलिए मुकदमा करने का अधिकार भी मुख्य रूप से उन्हीं का है, नातिन का नहीं। ठीक है, पहला अधिकार माँ का। दूसरा, वाद वादन का अभाव। जैसा मामाओं ने भी कहा था, कोर्ट ने भी माना कि क्योंकि माँ ने खुद कोई दावा या शिकायत नहीं की है, इसलिए नातिन के पास इस मामले में मुकदमा करने का कोई लीगल बेसिस, कोई वाद कारण ही नहीं बनता। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि भाई ये भी तो हो सकता है कि माँ को अपने भाइयों के पास संपत्ति रहने से कोई आपत्ति ना हो, या वो किसी और वजह से दावा नहीं करना चाहती हो, उनकी मर्जी। ये भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट था भविष्य के अधिकार और निहित हित, वेस्टेड इंटरेस्ट। कोर्ट ने समझाया कि अगर मां मुकदमा करके अपना हिस्सा ले भी लेती तो वो उस संपत्ति की पूर्ण स्वामी बन जाती। पूर्ण स्वामी मतलब एब्सोल्यूट ओनर। ओके। वो अपनी मर्जी से उस संपत्ति का कुछ भी कर सकती थी, बेच सकती थी, किसी को गिफ्ट दे सकती थी या किसी के नाम वसीयत कर सकती थी। अच्छा, तो जब तक मां जीवित है, नातिन का उस संपत्ति में कोई निहित अधिकार यानी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता, उसका हक पक्का नहीं है। वो सिर्फ एक संभावित वारिस है जिसका नंबर माँ की मृत्यु के बाद आएगा, वो भी तब अगर माँ बिना वसीयत किए गुजर जाए। समझ गए, निहित अधिकार नहीं है। और चौथा, उत्तराधिकार की प्रक्रिया। कानून के तहत उत्तराधिकार यानी इनहेरिटेंस एक क्रम में चलता है, एक लाइन में। नातिन को माँ की संपत्ति में हिस्सा उनकी मृत्यु के बाद ही मिल सकता था। वो अपनी माँ के होते हुए, उनसे पहले या उनके साथ नाना नानी की संपत्ति में दावा नहीं कर सकती, वो लाइन नहीं तोड़ सकती। तो इन सब तर्कों के आधार पर कोर्ट का फाइनल फैसला क्या रहा? कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि जब नातिन के पास ये मुकदमा दायर करने का कानूनी अधिकार यानी लोकस स्टैंडी ही नहीं है, तो इस मुकदमे को आगे चलाना कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल होगा और एक तरह से एक व्यर्थ कसरत होगी, टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए कोर्ट ने आदेश 7 नियम 11 के तहत जो मामाओं ने अर्जी दी थी उसे स्वीकार कर लिया और नातिन के मुकदमे को शुरुआती स्टेज पर ही खारिज कर दिया। मतलब केस आगे बढ़ा ही नहीं, वहीं खत्म हो गया। ये जो सिद्धांत है कि जीवित माता पिता के होते हुए अगली पीढ़ी दावा नहीं कर सकती, क्या ये पहले भी अदालतों में स्थापित हुआ है? क्या सुप्रीम कोर्ट के कुछ हवाले हैं इस पर? हाँ, बिल्कुल। ये सिद्धांत काफी अच्छी तरह से स्थापित है और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में इसकी पुष्टि की है। अगर कुछ उदाहरण देखें तो एक केस है ओम प्रकाश बनाम राधाचरण 2009 का। हालांकि वो थोड़ा अलग मुद्दे पर था, धारा 15(2) से जुड़ा था, जो ये देखती है कि अगर कोई बिना बच्चों वाली हिंदू महिला मर जाए तो प्रॉपर्टी कहाँ से आई थी, पिता से या पति ससुर से, उस हिसाब से वारिस तय होते हैं। लेकिन वो केस भी उत्तराधिकार के क्रम के महत्व को दिखाता है। अच्छा। अरुणाचल गाउंडर बनाम पोन्नुसामी 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराधिकार के क्रम और संपत्ति कहाँ से आई इस पर बात की, लेकिन इसमें भी संतान के जीवित होने पर उसकी प्राथमिकता पर जोर दिया गया। ये भी इसी बात को सपोर्ट करता है कि माँ जीवित है तो नातिन सीधे दावा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा फैसला तो विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 का है, जिसने बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर जन्मसिद्ध अधिकार दिया। लेकिन वो फैसला भी यही स्थापित करता है कि ये अधिकार बेटी का है, नाती नातिन का अधिकार अपने माता पिता के बाद ही आता है। एक और मामला है जो अभी चल रहा है, कमल आनंद खोपकर बनाम भारत संघ। इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 को चुनौती दी गई है कि ये महिलाओं के मायके पक्ष के वारिसों के साथ थोड़ा भेदभाव करती है। तो ये दिखाता है कि कानून बदल भी सकता है, उस पर बहस चलती रहती है। लेकिन आज की तारीख में जो कानून लागू है और जैसा इस कोर्ट ने भी माना, वो यही है कि माँ के जीवित रहते नातिन का नानी की संपत्ति पर कोई सीधा हक नहीं बनता। तो ये सारे फैसले और ये मामला भी एक ही दिशा में इशारा करते हैं कि उत्तराधिकार का जो कानूनी क्रम है उसे तोड़ा नहीं जा सकता। आप अपने माँ बाप के होते हुए उनकी जगह दादा दादी या नाना नानी की प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। कानूनी प्रक्रिया जो है वो अधिकारों के एक स्थापित क्रम, एक हायरार्की पर आधारित है। तो इस पूरी चर्चा से, इस पूरे विश्लेषण से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? सुनने वालों के लिए सबसे जरूरी टेकअवे क्या है? मेरे ख्याल से 2-3 बातें बहुत साफ हैं। पहली और सबसे अहम कि उत्तराधिकार का जो कानूनी क्रम है उसका सम्मान करना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नाती हो, नातिन हो, पोता हो, पोती हो,
अपने जीवित माता पिता को साइडलाइन करके, उनको अनदेखा करके दादा दादी या नाना नानी की संपत्ति में सीधे हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता। ये पहला पॉइंट। और दूसरा? वो लोकस स्टैंडी वाली बात, हाँ, वो भी उतनी ही जरूरी है। मुकदमा दायर करने का अधिकार यानी लोकस स्टैंडी उसी व्यक्ति का होता है जिसका कानूनी अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा हो। इस केस में संपत्ति पर कानूनी अधिकार मां का था, इसलिए मुकदमा करने का पहला अधिकार भी उन्हीं का था, नातिन का नहीं। ठीक है। जब तक मां खुद अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करती या मान लीजिए करने में असमर्थ होती, जो यहाँ केस नहीं था, तब तक उनकी बेटी उनकी तरफ से या उनसे पहले दावा नहीं कर सकती। इस तरह के जो अदालती फैसले आते हैं, उनका व्यापक महत्व क्या है, परिवारों के लिए या कानून को समझने के लिहाज से? देखिए, ये फैसला और इस तरह के फैसले पारिवारिक संपत्ति विवादों में काफी स्पष्टता लाते हैं। ये उत्तराधिकार के नियमों को समझने में मदद करते हैं और कहीं न कहीं बेवजह के जो मुकदमे होते हैं उनको भी रोकते हैं। हाँ, कोर्ट का समय बचता है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि सिर्फ कानूनी अधिकार होना ही काफी नहीं है। उस अधिकार को लागू करवाने के लिए सही समय पर सही व्यक्ति द्वारा और सही तरीके से कदम उठाना भी जरूरी है। ये हमें ये भी बताता है कि कानूनी अधिकार होना और मुकदमा करने का अधिकार होना, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं। एक तरह से ये सोचने पर मजबूर करता है कि कानून आपको हक तो दे सकता है, लेकिन उस हक को इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, ये अक्सर व्यक्तिगत परिस्थितियों, रिश्तों और विकल्पों पर निर्भर करता है। हाँ, और यहीं पर वो मानवीय पहलू आता है जिसका जिक्र हम शुरू में कर रहे थे। कानून ने तो अपना फैसला सुना दिया, फैक्ट्स के आधार पर, कानून के आधार पर, कि नातिन दावा नहीं कर सकती क्योंकि मां जीवित हैं और उन्होंने दावा नहीं किया जी। लेकिन एक सवाल फिर भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, आखिर मां प्रभावती ने खुद दावा क्यों नहीं किया? क्या कोई पारिवारिक दबाव था? क्या वो अपने भाइयों के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहती थी, या उन्हें वाकई संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं चाहिए थी? ये सवाल अक्सर ऐसे मामलों में अनुत्तरित रह जाते हैं, है ना? कानून सबूतों और दलीलों पर चलता है, लेकिन इंसानी रिश्तों की जो परतें होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो अनकही मजबूरियां होती हैं, उन्हें शायद अदालत पूरी तरह से नहीं खोल सकती। सही बात है। कानून आपको अधिकार देता है, पर उस अधिकार का इस्तेमाल करना न करना, ये बहुत बार आपकी अपनी इच्छा, आपके सामाजिक ताने बाने और कई बार डर या संकोच पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें याद दिलाता है कि हर कानूनी मामले के पीछे इंसानी कहानियां होती हैं, जटिल रिश्ते होते हैं जिन्हें शायद पूरी तरह कभी समझा नहीं जा सकता। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। जरूर। उम्मीद है इस विश्लेषण से हमारे सुनने वालों को कुछ नई जानकारी मिली होगी और सोचने के लिए एक नया नजरिया भी। धन्यवाद। धन्यवाद।